मुझे आज तक कभी नहीं लगा कि मैं पुलिस के अलावा कुछ कर सकती हूँ। एक औरत की ज़िंदगी में शायद सबसे खूबसूरत रिश्ता अपने बच्चे के साथ होता है और हर बच्चे की ज़िंदगी में सबसे खास होती है उसकी माँ। ये है पूनम, इनकी बेटी विदिशा और इनके पति राजीव। पूनम और राजीव एक पुलिस ऑफिसर हैं और किसी भी जिम्मेदारी से बड़ी इनके लिए खाकी की जिम्मेदारी है। 13 साल की विदिशा अपनी नानी के घर रहती है। विदिशा ने इतने सालों में कभी तसल्ली से मन भरकर अपनी माँ से बात ही नहीं कर पाई, जिसकी शिकायत विदिशा को हमेशा रहती है। पूनम दिल पर पत्थर रखकर कहती हैं कि वर्दी का फर्ज हमें सबसे पहले निभाना है, मगर उनकी इस बात में कहीं ना कहीं भावुकता झलक ही आती है। आइए आज मदर्स डे के खास मौके पर हम आपको मिलाते हैं एक माँ, एक महिला पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर पूनम अवस्थी से। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में। आप एक माँ हैं, एक पत्नी हैं और उसके साथ साथ एक महिला पुलिस ऑफिसर भी हैं जी। इन तीन चीजों में आपने तालमेल कैसे बिठाया? क्योंकि अपनी अपनी जगह पे सारे ही बहुत जरूरी चीजें हैं जिनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकती हैं। समाज में रहते हुए हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मैंने बीइंग पुलिस ऑफिसर होने को दी है और इसमें सब कहीं ज़्यादा पीछे माँ होने का कर्तव्य मेरा कहीं ज़्यादा पीछे छूट गया है और जिसका मुझे अफसोस भी होता है। लेकिन प्राथमिकता आप तय करते हैं कि आपको किस चीज़ को पहले रखना है और अभी देश को हमारे कार्यों की, हमारी सेवा की ज़रूरत है और मैं मान के चलती हूँ कि अगर हम यहाँ पे जो हमारी ड्यूटी है कर रहे हैं तो जहाँ पे हमारा फैमिली है वहाँ पे कोई और पुलिस ऑफिसर इसी तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा होगा। आपने ये डिसीजन, खाकी का डिसीजन, ये कब से आपके जज्बा आ गया था? क्या कुछ ऐसा रहा? क्योंकि हर एक कहानी होती है हर एक चीज़ के पीछे, तो ये आपका कहाँ से शुरू हुआ? मैं लखनऊ में पढ़ती थी, कॉलेज का टाइम था। उस वक्त इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती थी, ईव टीजिंग नॉर्मल प्रॉब्लम थी। लोगों में इतनी जागरूकता नहीं होती थी कि उनको मालूम हो कि पुलिस में जाकर के कैसे कंप्लेन करते हैं। एज ए कॉलेज स्टूडेंट मुझे भी नहीं मालूम था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। उन प्रॉब्लम्स को फेस करते करते मेरे मन में ये चीज़ आई कि हमें इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि हमें अपनी प्रॉब्लम किसी दूसरे से शेयर करने के बजाय खुद तो अपनी समस्या को समाधान कर ही सके, दूसरे और लोगों की भी मदद कर सके। तो इस चीज़ ने जब मैं खुद सफ़र हुई तो मुझे पुलिस में आने के लिए इनकरेज किया कि मुझे खुद इतना स्ट्रांग बनना चाहिए। ऐसा कोई किस्सा हुआ है कभी आपको लगा हो कि ये बन के मैं फिर इसको सही कर दूंगी? ऐसी कुछ चीज़ें रही हैं कभी? उस वक्त लगता था कि अगर मतलब कुछ ऐसा हो, कुछ कराटे वगैरह टाइप का मालूम हो तो इसको ठीक किया जा सकता है। कहीं कोई ऐसा मतलब वो जो मेरी बिहाफ पे मदद कर दे और इसको ठीक कर दे, ठीक करने से मतलब समझा दे, डांट दे, डपट दे। लेकिन अभी जब पुलिस में आ गए, पावर आ गई, तो अब ये वो ख़त्म हो गया कि उस बंदे को ठीक करना है जिसने मुझे परेशान किया था। अभी ये है कि जहाँ पे काम कर रहे हैं तो वहाँ के माहौल को ठीक करने की कोशिश करते हैं, ना कि उस पर्टिकुलर बंदे को कि पास्ट में जा करके कि नहीं उस बंदे ने मेरे को उस वक्त में परेशान किया था। तो अभी तो मेरा ये मानना है कि जहाँ पे भी मैं पोस्ट हूँ वहाँ पे मेरी जैसी फीलिंग लेकर के कोई भी लड़की ना हो कि हमें ये करना है, उसको पहले ही वक्त रहते ही मदद मिल जाए। इसका आपने पूरा ध्यान रखा है? जी ज़रूर। कोशिश तो ये रहती है कि मैं मतलब मेरी जानकारी में अगर कोई तथ्य आते हैं तो मैं उसको उसकी समस्या का समाधान कर सकूं और जितनी संभव हो तो मैं मदद कर सकूं ताकि वो मेंटल ट्रॉमा से नहीं गुजरे। अच्छा, आप एक महिला पुलिस ऑफिसर हैं। अमूमन आज के समय की अगर मैं बात करूं तो ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि महिलाओं को पुलिस की फील्ड में आना थोड़ा सा लोग, फैमिली भी सपोर्ट नहीं मिलता है। ऐसी बहुत सी लेडीज़ हैं जिनका हम इंटरव्यू करते हैं तो उनके फैमिली के सपोर्ट नहीं होता है और अमूमन लोग नहीं भेजते हैं। अगर कोई पापा होते तो अपनी बिटिया को कोशिश करते हैं कि वो, जैसे टीचिंग का फील्ड है लेडीज़ के लिए बहुत सेफ समझा जाता है और पुलिस में वो नहीं भेजते हैं। जो सारी चीज़ें रहती हैं तो वो कुछ क्या चीज़ें रहती हैं और क्या उनके पीछे का बैकग्राउंड रहता है, वो थोड़ा सा जानना चाहूँगा। एक्चुअल में मतलब ऐसा है क्या कि कुछ उनके साथ कुछ चीज़ें रहती हो, भेदभाव होता हो जैसे, या क्यों नहीं वो आना चाहती हैं और अंदर से ये चीज़ें क्यों मना करते हैं उनके घर वाले और समाज भी ऐसे कहता है, तो वो क्यों रहता है?
समाज का तो ये है कि समाज तो चीज़ों को पेपर के माध्यम से पढ़ता है, मीडिया के थ्रू जानता है और उनको चीज़ें फिल्टर हो के पता चलती हैं। और जो ट्रुथ है तो भेदभाव तो उतना मैं नहीं कहूँगी, बट समान अवसर अभी भी नहीं मिलते हैं। ये मेरा मानना है कि महिलाओं को अपनी कैपेसिटी को हर जगह पे, कैपेबिलिटी को हर जगह पे प्रूव करना पड़ता है। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, नए जनपद जाते हैं, नई जगह पे जाते हैं, तो हर जगह आपको प्रूव करना पड़ता है और प्रूव करने के बाद ही आपको एक्सेप्टेंस मिलती है। ये आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हैं? हाँ जी, मैंने यही फील किया हुआ है कि हमें अपने कार्य की जगह पे, हर जगह पे खुद की कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को, और कि हम इस चीज़ के लायक हैं, हमें हर जगह पे प्रूव करना पड़ता है। जबकि जेंट्स के साथ में ऐसा नहीं होता, उनको हर जगह पे, हर जनपद जा कर के मतलब प्रूव नहीं करना पड़ता। उनको उनका रैंक देख करके उनको चीज़ें मिल जाती हैं। हमें हर जगह फाइट करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर जो हासिल होता है, लेकिन उसमें भी एक अपना सेटिस्फेक्शन है। मालूम है कि हम फाइट करके आए हैं, तो वो एक सेटिस्फेक्शन है, वो महसूस किया जा सकता है ना कि हमारा ये कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्डअप होता है। आपने इतनी सारी चीज़ें फेस की हैं जिसके पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे आप बता रही हैं। जी। आपको अगर मौका मिले तो आप ये शिकायतें किससे करना चाहेंगी, और वो कहाँ से चीज़ों की शुरुआत होती है और वो कैसे बदला जा सकता है आपके नज़रिए से? शिकायत करने से कोई समाधान नहीं होता है। शिकायत मेरे हिसाब से शिकायत मैं किससे करूं? अगर मुझे हर जगह पे प्रूव नहीं करना होता, सब चीज़ें मुझे इजी गोइंग मिल जाती, तो वो जो स्किल डेवलपमेंट है या पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो चीज़ उतना नहीं हो पाती। तो ये मैं इस चीज़ को सरप्लस लेती हूँ कि हम जब जाते हैं तो हम मेंटली प्रिपेयर होके जाते हैं कि हमें इजी गोइंग चीज़ें नहीं मिलने हैं, तो हम उतना अपना कैपेसिटी गेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हमारे लिए सरप्लस है ना कि हम हर जगह, हर सोपान पे जाके प्रूफ करते हैं और प्रूफ करके चीज़ों को लेते हैं। तो ये महिलाओं के लिए तो अच्छी बात है। हम तो मतलब सिलेक्टेड होते हैं हर जगह जा करके, उस पोस्ट के लिए हम एबिल हैं, एबिलिटी रखते हैं, तो ये चीज़ तो हम प्रूफ करते हैं ना। ये तो जेंट्स को सोचना चाहिए जिनको इजी गोइंग सब चीज़ मिल जाती है, प्लेट में मतलब तश्तरी में सजा करके मिलता है ना, कि आप एक बोलते हैं ना पुरुषवादी मानसिकता कि हाँ ये हट्टा कट्टा पुलिस वाला है तो स्ट्रांग होगा और ये सब कुछ कर सकता है। मेंटल लेवल उसका मतलब चेक ही नहीं करते हैं। एक इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर का थाना दे दिया। महिलाओं को ये है कि पहले वो प्रूफ करेंगे, हाँ भैया मैं बहुत योग्य हूँ, देन उसके बाद। एक आपको अपना पर्सनल बताओ, मैंने चीज़ देखी है ये कि महिलाओं के अंदर एक क्वालिटी होती है, जो आप जब बोल रही थी तो मैं सोच रहा था कि वो अपनी कमजोरी को ताकत बना लेती हैं, और ये चीज़ आप अभी जो आपने बोला है जिस तरह से, तो वो भी आप एक ताकत का ही काम कर रही हैं। चलिए खैर, आप के हस्बैंड भी कन्नौजी हैं और वो भी एसआई हैं, तो आप लोग तो पूरे दिन मतलब एज ए ड्यूटी, ठीक है, उसके बाद आपकी एक बेटी भी है, क्लास 10th में है, लगभग एज की बात करूं अगर मैं 13-14 ईयर्स की है। 13-14 साल का बच्चा, और उससे भी पहले अगर बात करूं तो आप इतना समय नहीं दे पाई होंगी, मुझे सुनने में आया काफ़ी टाइम से वो अपनी नानी के घर रह रही है। हाँ, चाइल्डहुड से ही उसके साथ, चाइल्डहुड की उसके साथ ऐसा है। तो एक बच्चा, क्या कुछ उसके दिमाग पे असर होता होगा कि मेरे मम्मी पापा इतना टाइम नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि कल को वो इस जॉब से और ऐसी चीज़ों से कहीं फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो जाएगी? वो चीज़ें सोचती रहती हो क्योंकि बच्चे का दिमाग चारों तरफ दौड़ता है, तो वो ये चीज़ सोचे ना कि इनको टाइम नहीं मिल पाया तो मुझे ये सब नहीं करना है, ऐसा कुछ तो नहीं है? सोचती है। उसने डिसाइड कर रखा है कि उसे पुलिस में नहीं आना है। अच्छा, पहले ही आपको देख करके? हाँ, उसे देख करके उसे लगता है कि ऐसी जॉब का कोई फायदा नहीं जिसमें आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सके। वो उसने मतलब हम लोगों की लाइफ को देख करके, प्लस हम उसे कितना समय दे पा रहे हैं, इस चीज़ को देख करके अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि उसको पुलिस में नहीं आना है। तो और दूसरा यह है कि हम लोगों के अंदर भी कभी कभी मैं सोचती हूँ, हमारे अंदर एक गिल्ट आ जाता है कि हम अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इतना सब हम कर रहे हैं, बट मतलब अगर हम फैमिली के लेवल से देखें तो ना तो मेरे मदर फादर को मैं टाइम दे पा रही हूँ, ना मैं उनके लिए कुछ कर पा रही हूँ, ना हम पूरे अपने फैमिली मेम्बर्स से कट ऑफ हैं। इवन मैं अपनी बेटी से उसके बर्थडे पे कई बार मिल पाती हूँ, कई बार नहीं मिल पाती हूँ। मेरे बिना वो बर्थडे सेलिब्रेट अपना करती है नहीं करती है मुझे मालूम नहीं, हम लोग वीडियो कॉल कर लेते हैं। अभी लास्ट उसका बर्थडे में हम लोग नहीं गए, और दोनों लोग हम लोग ड्यूटी पे थे, तो शाम को 7 बजे मैंने वीडियो कॉल पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने
उधर पे ड्यूटी लगी हुई थी, कुछ जुलूस वगैरह निकल रहा था, तो उस पर हमें वीडियो कॉल पे बात किया, तो गिल्ट आता है मन में। ये चीज़ें रहती हैं। हाँ, वैसे तो नहीं, जैसे अगर हम पूरे दिन काम करते रहे तो एक रूटीन मशीन की तरह से हम लोग काम करते रहते हैं, बट कभी जब हम लोग अकेले बैठते हैं ना, फैमिली के बारे में सोचते हैं, बच्चे के बारे में सोचते हैं, तो एक अपराध बोध टाइप से रहता है। उस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। उस चीज़ को हम किसी कर्तव्य हम कर रहे हैं या सोसाइटी के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम उससे भी नहीं ढक पाते। जैसे मन को अगर हम संतुष्ट करना चाहें कि भाई हम देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम होता है कि हम अपने बच्चे के लिए अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। आप तो महिला थाना अध्यक्ष हैं, आपके पास ऐसे काफ़ी सारे केसेस आते रहते होंगे जहाँ जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के साथ समय नहीं दे पा रहे होते, ऐसे काफ़ी सारे बच्चों की भी कंप्लेंट्स आती हैं। अब तो बच्चे भी कंप्लेंट्स कर देते हैं, तो उनको आप फिर कैसे डील करती हैं, क्योंकि आपके साथ तो खुद ऐसा हो रहा है। यहाँ इस थाने में ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी बच्चे ने मेरे से कंप्लेन किया हो, लेकिन ये है ना कि जब हम लोग पब्लिक प्लेस पे देखते हैं कि पूरे बच्चे अपने पूरे फैमिली के साथ में हैं और सब कुछ है, तो हम लोगों को लगता है कि नहीं, हमारी लाइफ तो बिल्कुल कहीं पीछे छूट गई है। हम लोग मशीन के तौर पे काम कर रहे हैं, एक सिस्टम में सिस्टम का हिस्सा बन करके रह गए हैं, तो वो गिल्ट रहती है। बट जब अब जैसे ये इतनी बड़ी समस्या है, तो इसमें हमें चीज़ों को पीछे छोड़ करके, चीज़ों को ओवरलुक करके हमें काम करना है। हमें काम मतलब ये मालूम रहता है ना कि ये एक पूरे सोसाइटी पर असर डालेगा, और मैं और मेरा परिवार सोसाइटी से बाहर तो है नहीं। तो अगर हम अपने परिवार के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमें समाज के लिए तो अच्छा करना ही पड़ेगा। अब कभी ऐसा नहीं सोचती हैं आप कि इस बेकार में इस सर्विस में आगे आना ही नहीं चाहिए था? नहीं, ये कभी मन में नहीं आया। कभी नहीं आया? नहीं नहीं नहीं। इतनी सारी चीजें फेस करने के बाद भी? हाँ, मुझे आज तक कभी नहीं लगा कि मैं पुलिस के अलावा कुछ कर सकती हूँ। मुझे लगता है ना, मेरा फर्स्ट इंट्रो है कि मैं पुलिस पर्सन हूँ, और मेरा लास्ट इंट्रो भी यही है कि मैं पुलिस पर्सन हूँ। तो मतलब मुझे ये लगता है ना कि मुझे यूनिफॉर्म पे प्राउड फील होता है, और वो चीज़ किसी भी चीज़ से मतलब अगर मैं कहूँ तो वो उस सबसे ऊपर है। जो यूनिफॉर्म के लिए मेरे मन में प्राउड है, तो वो बाकी सब चीज़ों से ऊपर है। और इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि ये ऐसे ही योद्धा नहीं बन जाते हैं। इनको अगर योद्धा नाम दिया है, और इस संकट के समय में, तो वो तमाम काफ़ी सारी चीज़ें रही हैं जिनका अभी आप रूबरू कर रहे हैं। आप आज मदर्स डे है और बेटी भी आपकी ये वीडियो देखेगी, जी जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उसके लिए? मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं, सभी बेटियों के लिए कहना चाहूँगी कि जो आपके मदर फादर जो भी डिसीज़न लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम उस वक्त उनकी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, डिसीज़न के पीछे के रीज़न्स को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो भी हम कर रहे हैं, अगर वो देश के लिए है, एक परिवार के लिए हम भले कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उसको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, लेकिन मैं जो भी काम कर रही हूँ वो देश की सारी बेटियों के लिए कर रही हूँ, और उसको ये बात समझनी पड़ेगी, और उसको कभी ना कभी ये ज़रूर प्राउड फील होगा हम लोगों के काम को देख करके कि हाँ, मेरी मदर ने अगर मेरी परवरिश में कोई कमी रखी है, मैं उसके साथ नहीं रही हूँ, तो वो चीज़ों को समझेगी कि मैं उस वक्त में क्या कर रही थी। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि मैं हमेशा उसके साथ ही रही हूँ, मानसिक तौर पे रही हूँ, भले फिजिकली नहीं रही हूँ तो क्या हुआ, हमेशा साथ हैं। जी जी, आप कन्नौज में लगभग 2 सालों से हैं, और इससे पहले आप लगभग 7 जिलों में पोस्टेड रही हैं, बाराबंकी, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर। तो कन्नौज में आप 2 साल रही हैं। कन्नौज में ऐसा क्या कुछ आपको लगा कि अभी ये चीज़ें बदलनी बहुत ज़रूरी हैं अदर कंपैरिजन में? आप और भी सारे डिस्ट्रिक्ट में रही हैं, तो क्या कुछ लगा यहाँ पे ये चीज़ें अभी चेंज होनी बहुत ज़रूरी हैं? क्या कुछ मेंटालिटी यहाँ की, मतलब सारी चीज़ों को लेकर के चल रहा हूँ मैं, लोगों के साथ कन्नौज को, लोगों की मेंटालिटी, लोग कन्नौज में जो इंफ्रा है कन्नौज का, वो क्या चेंज होना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें, डेवलपमेंट भी है, पूरे डिस्ट्रिक्ट किस नज़र से देखती हैं आप? एक्चुअल में कन्नौज का ऐसा है कि अभी तो आगरा एक्सप्रेस वे है, और इससे कन्नौज बड़े शहरों से जुड़ गया है। पहले उतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप था। बट अभी जो लाभ मिले हैं, जो भी रिसोर्सेज नए डेवलप हुए हैं,
तो उसका उनको लाभ लेना चाहिए। दूसरा यह है कि गवर्नमेंट पे जो हमेशा बेस्ड रहने की उनकी वो है, जैसे बोलते हैं ना कि सरकारी मदद सरकार ये सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार ये नहीं कर रही है, तो उनको खुद आगे आकर के जो चीज़ें भी मिल गई हैं उनको और ज़्यादा कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे खुद के वो कर सकते हैं, रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं जो स्थानीय रिसोर्सेज है। क्योंकि अब आपकी कनेक्टिविटी उधर दिल्ली तक की हो गई है, अब आप अच्छे से आपका जो है कानपुर से कनेक्शन हो गया है, आप लखनऊ वो हो गया है। तो जब आपका एक पिछड़ेपन का जो सबसे बड़ा कारण था वो दूर हो गया है और मेडिकल कॉलेज डेवलप है और सब चीज़ें हैं, तो जो नहीं है उसकी मांग को थोड़ा सा दरकिनार करके जो है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ सारा मतलब जो वो है वो इत्र उद्योग, जबकि यहाँ पे जो है इत्र के अलावा भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो उनको उस चीज़ पे भी काम करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने ये देखा है कि कोई भी घटना हो जाती है तो सिर्फ सरकारी मदद हो हल्ला और ये चीज़, तो उससे इतर भी इनको सोचना चाहिए। और इत्र नगरी है, बहुत अच्छी बात है, बट उससे इतर भी कन्नौज बहुत है, इसका बहुत नाम मैंने सुना है। तो इसकी जो प्राचीन जो कन्नौज का इतिहास है आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें उस वक्त में इत्र का उतना ज़्यादा जोर ही नहीं था, कन्नौज का तो एक अलग ही गौरवशाली इतिहास है। अच्छा, आपने अपने जब एज एन स्टूडेंट टाइम रही होंगी आप, तो कन्नौज के बारे में कभी पढ़ा था आपने? मेरी जब इधर पोस्टिंग हुई थी तो मैंने गूगल पे सर्च किया था। अच्छा, पहली बार तभी नाम सुना था कन्नौज का? जी। मैं कन्नौज आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैंने सबसे पहले तो कन्नौज को गूगल पे सर्च किया। क्या वो चीज़ रही जो आप एक्साइटेड थी? कन्नौज का इतिहास पढ़ के ही मैं बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा नाम है कन्नौज का। जो आदमी कन्नौज नहीं आया है उसके लिए कन्नौज मतलब उसकी कल्पनाओं की नगरी टाइप से है, ऐतिहासिक शहर है। बट जब यहाँ पे आप आते हैं, कंजेस्टेड गलियों में घुसते हैं, तो आप सपनों की दुनिया से हकीकत के उस पर आ जाते हैं। तो कन्नौज की जनता को मैं कहूँगी सबसे पहले तो सफाई पे ध्यान देना चाहिए। वो कोई सरकार नहीं करेगी, वो खुद के आचरण में डेवलप करना चाहिए। और अब तो ये कोरोना संक्रमण का काल है, तो मैं कहूँगी कि उनको और ज़्यादा पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए, जो कि यहाँ पे उतना ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे देखने को नहीं मिलता है। तो ये इतिहास की नगरी है, ये समृद्धशाली शहर है, तो उसमें जब बाहर से कोई बंदा आता है तो उसको वो चीज़ दिखनी भी चाहिए कि हम किस गौरवशाली शहर में आए हैं। अच्छा, आपकी जो मैं खाकी देख रहा हूँ, ये अपने आप में ही एक अलग ही, जब इसको देखने भर से इतना जोश आता है तो पहनने के बाद तो फिर अलग ही चीज़ें रहती हैं। तो इस खाकी से पहले की ज़िंदगी कुछ और होती है, इसके बाद की ज़िंदगी कुछ और होती है। पहले और बाद की थोड़े से शब्दों में, थोड़े से समय में सुनना चाहूँगा, एक समरी आपकी क्या रही है इस खाकी से पहले और बाद में? बात का तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि अभी मैं हूँ यहाँ पे। पहले का ये था कि पहले मैं दूसरों से मदद की अपेक्षा करती थी, बट यूनिफॉर्म पहनते ही एक अजीब टाइप का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और वो कॉन्फिडेंस अभी का बताती हूँ, जब मैं सिविल में रहती हूँ तो वो कॉन्फिडेंस उतना नहीं रहता है, बट जैसे ही यूनिफॉर्म पहनो एक अलग टाइप का आपको उत्साह रहता है, एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस रहता है। और मैं ये पक्के दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर यूनिफॉर्म का कोई पुलिस वाला बंदा कहीं पे मौजूद है और अगर उसके सामने कोई घटना हो रही है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में ऐसी पता नहीं कौन सा उत्साह है जो उसको मतलब मदद करने के लिए प्रेरित करता ही करता है। तो दूसरों की मदद करने का जो जज्बा है, वो एक कॉन्फिडेंस है, जो एक अंदर से एनर्जी पावर है, वो इस यूनिफॉर्म में है। जो आप सिविल ड्रेस, एक बीइंग पुलिस वाला अगर मैं सिविल ड्रेस पहनूं तो उतना मैं नहीं महसूस करती। और पहले तो मैं भी पुलिस में आने से पहले एक नॉर्मल कहेंगे कि गवर्नमेंट की मदद की आकांक्षी टाइप की व्यक्ति थी कि कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी चीज़ों को समझे। तो मेरे हिसाब से ये पावर हाउस है। एक बहुत अच्छा और एक बहुत बुरा अनुभव आपके खाकी से पहले का सुनना चाहूँगा, जो एक बहुत अच्छा अभी तक आपको याद रहता हो। क्योंकि 2001-2 बैच की रही हैं। जी। तो उससे पहले जब आपको ये पहली पोस्टिंग मिली थी, तो उससे पहले आपके सारे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी कि ऐसा हो जाए तो फिर ऐसा होगा और फिर ऐसा होगा। तो एक जो पहले बहुत अच्छा अनुभव रहा हो वो सुनना चाहूँगा आपसे, और एक बहुत बुरा जो आपको याद हो। अगर बहुत अच्छा अनुभव ये है कि पहले
मैं कहीं भी जाती थी तो कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं होती थी हम लोगों की कि हम भीड़ में शामिल होकर के उस चीज़ को एंजॉय ना कर सके। मदर फादर के साथ कहीं गए, कहीं कुछ नहीं, हम भीड़ में शामिल एक व्यक्ति थे जो अपनी खुशियों को, छोटी छोटी खुशियों को भी इजी गोइंग एंजॉय करते थे। और तो इसको ये बहुत अच्छा था आपका, कहीं भी घुल मिल जाते थे, आराम से घूम फिर सकते थे, कोई बाउंडेशन नहीं थी। कोई बाउंडेशन नहीं। यूनिफॉर्म एक्चुअल में खुद में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनिफॉर्म हमें मतलब लोगों से अलग करती है। तो यूनिफॉर्म जब जिस तरह से मैंने बोला ना, यूनिफॉर्म एक पावर हाउस जैसी फील होती है, तो उसी तरह से यूनिफॉर्म के अपने एक रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो हमें लोगों में, जैसे बोलते हैं कि हम उतना ग्राउंड लेवल पे जा कर के मतलब उतना मिक्सअप नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि मैं जब कॉलेज लाइफ में थी, मैं लोगों से ज़्यादा अच्छे तरीके से घुल मिल जाती थी, लोगों से बात करती थी, और मतलब कोई वो नहीं, अभी वो चीज़ नहीं हो पा रही है, नहीं हो पाती नहीं। जहाँ ये मतलब एक अलग एहसास है, इस चीज़ को सिर्फ फील किया जा सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि फौजियों को ये फील होता है, कुछ तो ऐसा है अलग कि वो जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो और एक बुरा क्या रहा सबसे, जो अभी तक आपको याद हो? कुछ चीज़ें होती है ना, हमें याद रह जाती हैं हमेशा, तो ऐसा कुछ रहा कभी? नहीं, बुरा का तो ऐसा नहीं मेरे। खाकी के बाद अभी तक कई बार बहुत बैड फील होता है जब हम सेम एबिलिटी रखते हुए हम लोगों को चांसेस नहीं मिलते हैं सिर्फ महिला होने के कारण, तो कई बार बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। बट ये भी एक पार्ट ऑफ जॉब है। तो कई बार ऐसा हुआ कि सेम रैंक है, सेम एबिलिटी है, हम लोग नए जनपद गए, उस लिस्ट में से बाकी लोगों को देखा गया और उनको अच्छे और हमें पता चला साइट। तो कई बार ऐसा बुरा अनुभव होता है, कई बार फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि भाई ये सिर्फ हमारे पीछे एक कारण है कि लेडीज़ होना है, अदरवाइज तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, रैंकिंग भी है, ये सब चीज़ें, तो वो चीज़ें थोड़ा सा पिंच करती हैं। अदरवाइज तो अच्छा ये है ना कि महिला होने को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो जो चीज़ आप चेंज ना कर सको, तो मेरा ये मानना है कि उसको आप अपनी पावर बना लो, अपनी शक्ति का बेस बना लो, कमजोरी को ताकत बनाए। हाँ, अगर वो भीड़ है, अगर वो 10 हैं तो हम एक हैं, तो हमारी वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। मैंने तो अब इस चीज़ को पावर बना लिया है कि जो चीज़ ड्रॉबैक में जाने लगे, उस चीज़ को स्ट्रेंथ में अगर मैं कंक्लूड कर लेती हूँ, काउंट कर लेती हूँ, तो ज़्यादा बेस्ट है। अभी तक कभी ऐसा हुआ कुछ आपके साथ, जैसे आपने भी रैगिंग वर्ड दिया, तो ऐसे यही एक रीज़न भी होता है कि पुलिस में नहीं भेजते हैं बहुत से तमाम सारे लोग, तो ये चीज़ें क्या कुछ रहती हैं, इनका क्या किस तरह से चेंज हो सकती है, क्या कुछ? जो पुलिस के बारे में सोसाइटी का जो माइंडसेट है, वो कुछ एक घटनाओं के कारण थोड़ा सा अलग माइंडसेट हो जाता है लोगों का, कि उनको लगता है कि महिलाओं के लिए ये जगह सुरक्षित नहीं है। बट जैसे जैसे कहेंगे कि लोगों का महिला फोर्स में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, हर एक रैंक पे बढ़ रही है, तो ये धीरे धीरे, और महिलाएं भी फील्ड में जा रही हैं और लोगों से मिल रही हैं, बात कर रही हैं, तो इससे जब कन्वर्सेशन होता है तो लोगों के अब मन में ये आ रहा है कि हाँ, ये जगह उतनी खराब नहीं है जितनी कि पहले हम लोग इमेजिनेशन किया करते थे। पढ़ा लिखा फोर्स आ रहा है, लोगों को मालूम है कि उनके अपने राइट्स क्या हैं। पहले क्या ऐसा नहीं होता था? पहले पढ़े लिखे लोग नहीं आते थे, महिलाएं बहुत कम होती थी, तो लोग उनको बहुत उत्सुकता से देखते थे, हर एक चीज़ पे, हर एक गतिविधि पे उनका बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन महिला ही होती थी। अब वो पोस्ट कोई भी हो सकती है, उनका बातचीत का केंद्र भी वो महिला ही हो जाती थी। तो जब ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है ना, तो ये जो उनकी बोलेंगे अतिरिक्त रहती है क्यूरियोसिटी, तो वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो अब लोगों में नज़रिया बदला है, जहाँ पे 50 अगर महिला कांस्टेबल हैं किसी भी थाने में, या 25 ही महिला कांस्टेबल हैं, तो लोगों की उत्सुकता, अनावश्यक जो उत्सुकता होती है महिलाओं के लिए, महिला पुलिस ऑफिसर्स के लिए, महिला कांस्टेबल के लिए, तो वो ख़त्म हो जाती है, और जो अनावश्यक चर्चाएं होती हैं वो भी वो नहीं करते हैं, चीज़ें बंद हो जाती हैं। जी। आपने अभी तक जॉब में रहते हुए कोई एक ऐसा काम किया जिस पे आपको बहुत प्राउड फील होता हो? लगभग 18 साल हो गए हैं आपको जी पुलिस सर्विस में रहते हुए, कभी ये कोई ऐसा काम हुआ हो जिसपे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता हो और आप सोचती हो कि अभी तक तो मेरा ये इस जॉब को सफल हुआ, ऐसा कोई एक काम? हाँ, मैं बाराबंकी में थी उस वक्त में, तो बाराबंकी में घूमटेर या कुछ ऐसी जगह थी। किस वर्ष का किस्सा है? 2004 या 5 का रहा होगा, मतलब तो, नई थी एक तरीके से आप, लगभग हाँ, 3 साल हुए होंगे। तो उसमें मेरे को एसएसपी सर ने एक ऐसी महिला को भेजा, ऊपर से फ़ोन आया था, तो उस महिला की मदद करने के लिए भेजा।
तो बुढ़ी महिला थी। जब मैं वहाँ पे गांव में गई तो एसओ ने बोला कि जो है मैडम आप क्या करेंगे जा करके, उसका तो सब शट आउट हो गया है, हमारे पास फ़ोन आया था। जब हम मौके पर पहुँचे तो एक बड़ी छोटी सी झोपड़ी थी, तो मुझे बताया गया ये महिला यहाँ रहती है। तो मैं तो सरप्राइज रह गई कि उसमें पता चला खड़े होके जाने की जगह नहीं थी, घुटने पे बैठ के जाते थे, बिल्कुल जैसे मतलब बकरी और जानवर का रहने का गोल गोल टाइप का होता है वैसा था। तो फिर उसको जो है उसके पति ने कुष्ठ रोग होने के कारण निकाल दिया था, तो उसको फिर हमने वहाँ से हटा करके उसके प्रॉपर घर में करवाया और उसको राशन पानी करवाया। और उसकी लाइफ में मुझे लगा कि मेरे उस एफर्ट के कारण मैं मौके पे गई थी और उस कुछ भी अगर उसका चेंज आया तो उससे मुझे बहुत संतुष्टि मिली। और प्लस सबसे ज़्यादा संतुष्टि तो मुझे उससे रहती है जैसे कि अगर कोई मर्डर केस है, अगर वो सक्सेसफुली सॉल्व हो जाता है और तो जो फीलिंग आती है सेटिस्फेक्शन की, तो उसका तो कोई एफ ऑफ द लेवल। जी, अगर मुझे लगता है कि ये केस बिल्कुल सही वर्कआउट हुआ है तो उसके बाद के सेटिस्फेक्शन का तो कोई वही नहीं है। बट वो जो बूढ़ी औरत की जो मदद हुई थी तो वो जो सुकून है वो मुझे आज तक याद है कि हाँ मतलब। आज मदर्स डे है, मैं चाहूँगा आप अपनी माँ के लिए भी 2 शब्द कहें, उनका भी एफर्ट हमें बताएं, उनसे भी रूबरू कराएं हमको। जी 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 मेरी माँ ने जो मुश्किलें झेल करके मेरे साथ उन्होंने किया और प्लस अभी भी मेरे लिए सेक्रीफाइस कर रही है। मेरी बेटी भी उन्हीं के साथ ही रहती है और उन्होंने मतलब मेरी बेटी की परवरिश के लिए अपने जॉब को भी सेक्रीफाइस किया, टीचर थी। तो मुझे लगता है कि माँ एक ऐसा शब्द है जो अपने बाकी सब सरोकारों को पीछे छोड़ करके अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। उन्होंने मेरे साथ मेरी परवरिश की, मेरे साथ लोगों के मतलब जब मैं मॉर्निंग उस पे जाती थी, इसकी पुलिस की तैयारी कर रही थी, मेरे साथ जाती थी सुबह टहलने। मोहल्ले वाले बहुत कमेंट बोलते थे, उनको लगता था कि पता नहीं क्या है। जब आप थोड़ा सा सक्सेस हो जाते हो ना तब लोगों को पता चलता है कि ये क्यों कर रहे थे। बट जब तक वो चीज़ें रहती हैं फिर लोग कहते हैं ये हाँ मेहनत है, वो तो दिख रही है। हाँ। लेकिन उस टाइम की वो चीज़ें नहीं रहती हैं। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो ना तो उस वक्त जो तानों का दौर होता है, लोगों के कहने सुनने का होता है, तो उनको लगता था ये लड़की को लेके क्यों जाते हैं। उनको अगर लड़का मॉर्निंग वॉक पे जाए तो उनको लगता है नॉर्मल है। आपका भाई है कोई? जी, मेरा छोटा भाई है। अच्छा। तो मेरी मदर ने मेरे को मेरे भाई से ज़्यादा मतलब वेटेज दिया है, इम्पोर्टेंस दी। उनको लगता था कि अगर मेरे मतलब अच्छा पढ़ाई लिखाई हो गया, जॉब हो गया तो मेरी लाइफ ज़्यादा मतलब ठीक हो जाएगी, बजाय इसके कि जॉबलेस वुमेन डिपेंडेंट ही रहती है मोस्टली। तो उनको मतलब जो भी रहा, बट अब वो मेरी बेटी की भी उसी तरह से देखभाल। तो आज उनको आप क्या बोलना चाहेंगी अपनी मदर को, कि किन शब्दों से उनको धन्यवाद करना चाहेंगी, क्योंकि आज आपके पास एक खास मौका है। जी जी, तो देखिए माँ के लिए धन्यवाद शब्द तो बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि जो भी आपने मेरे लिए किया, जो भी मेरे लिए आपने परेशानी उठाई, जो भी आपने शारीरिक तकलीफ़ों से गुजरने के बावजूद मेरे साथ एग्ज़ाम के उसमें अलग अलग जगहों पे जा कर के प्रॉब्लम उठाई, तकलीफ़ें उठाई, मेरी बेटी के लिए रातों में जगे, तो उसका जो है एक लफ्ज़ में मैं कभी भी शुक्रिया, कभी भी वो सब सारे शब्द उस चीज़ के लिए बहुत कम है। थैंक यू।